हम लोग आ जाते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, चलिए, तो ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 25 क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूं। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका कोई भी नहीं है। मैं इस 25 क्वेश्चन वैसे ही उठा के लाया हूं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, विकास यानी डेवलपमेंट के लिए सबसे सामान्य सूचक क्या है, बताइए। सामान्य सूचक क्या है डेवलपमेंट यानी विकास के लिए? साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आएगा तो ये सब अपने आप आ जाएगा ना। यस, फिर मेला घूमने चलेंगे क्या? चलो आगे बढ़ो। 76 नंबर हो गया। 77, मानव विकास सूचकांक यानी HDI इसको बोलते हैं, में क्या शामिल नहीं है? यानी मानव विकास सूचकांक में इसमें से 3 शामिल है, एक नहीं है। कौन नहीं है बताओ जल्दी से। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो बेरोजगारी दर शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों चीज मानव विकास, यानी मानव विकास में ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। तो क्या बेरोजगारी दर काम आएगा? नहीं, तो ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हमारा जो विकास होना चाहिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को खतरे में डाले बिना विकास करना, यानी हम उतना ही चीजों को यूज करें जितना हमारे लिए उपयोगी है। हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले पोते पोतियों, नाते नातियों, तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, उसके लिए भी तो कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो बेतरतीब तरीके से हमें नेचर की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो ये होगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी नीति आयोग कभी कभी बोलते हैं कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद लाया गया। पहले इसके जगह पे योजना आयोग था, योजना आयोग इसका नाम था। अब नाम को खत्म करके राष्ट्रीय विकास परिषद 2015 में लाया गया। किस क्षेत्र की प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों का प्रयोग प्राथमिक है यानी फर्स्ट है? बताइए किस क्षेत्र? अरे भाई किस क्षेत्र, तो यही होगा ना प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? यानी कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जहां पे बहुत सारे सामान फैक्ट्रियों में बनते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, बैंकिंग आता है, टेलीकॉम कंपनीज आती है, IT सेक्टर आता है, ये सब तृतीय। सर्विस सेक्टर आता है, तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, खनन आता है, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसकी बात की गई है। कृषि किस क्षेत्र में आती है? अभी फिर बात रहा किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। याद रखना, ये GDP होती क्या है ये बाद में बताऊंगा। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? बताओ, सबसे ज्यादा रोजगार जॉब्स किस क्षेत्र में भारत में मिलता है? तो याद रखना है कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा जॉब मिलता है। अभी भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में सीधे सीधे निर्भर और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है जो परमानेंट जॉब होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, जिसमें हमें क्या सारी सुविधाएं दी जाती है, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई ठेला लगाता है, कोई दुकान लगाता है, तो वो असंगठित क्षेत्र हो गया। तो संगठित क्षेत्र की विशेषताएं इसमें क्या है बताइए जल्दी से। सरकारी नियमों का पालन करना, भाई सबसे बड़ी काम यही है, सरकारी नियमों का हम पालन करेंगे। आगे बढ़ो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, अब मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, श्री राम कर दिया गया है मनरेगा का नाम। ठीक है ना? तो मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था मेरे बच्चों? बता दो जल्दी से, डेयरी मिल्क मिलेगा। 2005 में किया गया था। मुद्रा 2005 में किया गया था, याद रखना मनरेगा का ये। लेकिन फरवरी 2006 में इसे 200 से सबसे अधिक पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, लेकिन पासिंग 2005 में हुई थी।
मुद्रा यानी मनी जो होता है, पैसा जो होता है, किसे स्वीकार किया जाता है? केवल कागज के नोट, केवल सिक्के, कुछ ऐसा जो बदले में सामान और सेवाएं खरीदने के काम आए, सोना और चांदी। बताओ जल्दी से क्या होगा? अरे कुछ ऐसा जो बदले में सामान और सेवाएं खरीदने में काम आए। मनी जो स्वीकार किया जाता है, जैसे हम पैसा दे तो हम कुछ सामान या सेवा हम खरीदेंगे। बैंकों में जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रूप में रहना होता है? यानी कि कितना प्रतिशत नगद? देखो बैंकों में जमा, बैंक क्या होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि कोई बैंक है, मान लो कोई एबीसी बैंक है, तो इसके पास हमेशा कितना राशि होना चाहिए बैंक में? 10%। जितना उसका बिजनेस का टर्नओवर है, उसका कितना पैसा हमेशा जमा होना चाहिए? बताइए जल्दी से। 15% हमेशा। मान लो उसके पास 100 करोड़ है तो 15 करोड़ रुपया वहां उसके बैंक में जमा होना चाहिए हमेशा। ये बैंकों की बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही। ऋण, ऋण का मतलब होता है उधार लेना। किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। ऋण किसे कहा जाता है? ऋण जो होता है मेनली तौर पर समझौता होता है, जिसमें ऋणी भविष्य में धनराशि वापस करने का वादा करता है। 2000 रुपये दे दे भाई, कल मैं वापस कर दूंगा। जब मैं कल उसको फोन कर रहा हूं तो फोन स्विच ऑफ है, वापस नहीं कर रहा है। कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। बट ऋण होता क्या है? जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उससे वादा करते हैं भाई मैं लौटा दूंगा। ठीक है, चलो। औपचारिक ऋण, देखो एक दो तरह का ऋण होता है, औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण हम लोग कहाँ? बैंक में लेते हैं। अनौपचारिक ऋण अपने सगे संबंधियों, अपने फ्रेंड से लेते हैं। तो औपचारिक ऋण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बैंक और सहकारी समितियां हैं। साहूकार, व्यापारी, दोस्त और रिश्तेदार, ये सब अनौपचारिक ऋण का स्रोत है, याद रखना। गरीबों के लिए आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ जल्दी से। संगठित होकर औपचारिक बैंकिंग से ऋण लेना, यही है ना। जब अनौपचारिक तरीके से जब ऋण लेंगे तो बहुत सारा क्या होता है? इंटरेस्ट लेता है वो लोग, तो जिससे क्या होती है? बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है हमें। गरीब महिलाओं को बचत करने और सामूहिक रूपों से बैंक में ऋण लेने में मदद करता है SHG ग्रुप। जब बुक में पढ़ोगे तो एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या? वैश्वीकरण का मतलब मेनली तौर से होता क्या है कि मैं भारत में बैठा हूं और मेरी कंपनी कनाडा में चल रही है। भारत में कॉल सेंटर लगा हुआ है, कनाडा में सामान बिक रहा है, वहां के लोग कॉल कर रहे हैं, तो भारत में कॉल आ रहा है और यहाँ पे ये चीजों को रेगुलेट कर रहा है, यानी पूरी दुनिया से रिलेशन बनता है। उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, शॉर्ट में बताए तो क्या होता है? देखो देशों के बीच संबंध तोड़ना होता है क्या? नहीं, देशों के बीच व्यापार, निवेश और संस्कृति का एकीकरण होता है, याद रखना। यानी देशों के बीच में व्यापार करना, निवेश करना और उनके संस्कृति का एकीकरण भी करना होता है। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिसको हम मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो सब कौन सी कंपनी है? MNC कंपनी है। का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ढूंढो इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो मल्टीपल नहीं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, याद रखना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है वे जो कंपनियां होता है कई देशों में अपना उत्पादन या कारोबार करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम हिंदी में कहते हैं। MNC को कौन सी कंपनियां कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। विदेशी व्यापार का वैश्वीकरण का मुख्य कड़ी क्यों माना जाता है? बताओ, मुख्य कड़ी क्यों माना जाता है विदेशी व्यापार को? तो विदेशी व्यापार का वैश्वीकरण का मुख्य कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि यह देशों को एक दूसरे के बाजारों से जोड़ता है। यानी एक देश है, दूसरा देश के बाजार का सामान यहाँ बिक रहा है, इसका बाजार का सामान यहाँ बिक रहा है, उसे हम कहते हैं विदेशी व्यापार। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश को कब खोला गया था? यानी कि पहले भारत में सिर्फ भारत के लोग ही कंपनी खोल सकते थे, सिर्फ सरकारी कंपनियां रहती थी, लेकिन बाद में भारत के कंपनियों को खोला गया। तभी तो आ गया तुम्हारा डोमिनोज आ गया, बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जो भारत में अपना आउटलेट खोल रही है। किंग बर्गर आ गया, ठीक है ना, ओसा डोसा मोचा सब आ गया। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश को कब इसमें खोला गया था? तो याद रखना 1991 में खोला गया था। कब खोला गया था?
उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय खोला गया था। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। याद रखना इस बात को, कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित रखने के लिए 1995 में हुई थी। ये विश्व व्यापार संगठन है, ये विश्व बैंक है। विश्व बैंक का 1945 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का कब हुआ था? 1995 में हुआ था स्थापना। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बताओ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण नियम, जिसको हम कोपरा कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1986 में लागू हुआ था। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह बनाया था। उपभोक्ता के अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो गुणवत्ता और हानिकारक उत्पादों से सुरक्षा। अगर जो कोई दुकानदार तुम्हें एक्सपायरी माल बेचता है चीजें, तो तुम यहाँ पे कॉल सेंटर पे उसका कंप्लेन कर सकते हो, तो उस पर फिर क्या हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी। भारत में उपभोक्ता फोरम, या आप एमआरपी से कोई ज्यादा पैसा ले रहा है तो उसका कंप्लेन कर सकते हो। भारत में उपभोक्ता फोरम किस स्तर पर होता है? बताइए। उपभोक्ता जो फोरम होता है, जो तुम्हारी बात को सुनता है, तुम्हारी कंप्लेन को लेता है, वो किस स्तर पर होता है? तो ये जो होता है भारत में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर, तीनों स्तर पर ही काम करता है। ISI अंकन किसे प्रदान किया गया है? ISI अंकन देखना, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट रहेगा, सामान रहेगा जिसमें ISI मार्क रहेगा, ठीक है ना? तो वो किसे प्रदान किया गया है? किस फील्ड में इसे दिया जाता है? तो उन उत्पादों को जो निश्चित मानकों पर खड़े उतरते हैं, मान लीजिए उनका उत्पाद लोगों के लिए अच्छा होता है, शुद्ध होता है, ठीक है ना, तो उसे ISI दिया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? मतलब कहने का मतलब जो खराब सामान बेच रहा है, एमआरपी से ज्यादा पैसे ले रहा है, तो आंदोलन हुआ था, तो वो किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो याद रखना, ब्रिटेन में हुआ था, 1960 में हुआ था। इसका शुरुआत जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा, और मैं बात बता रहा हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुन चुन कर ला रहा हूं तुम्हारे लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले वीडियो सेशन को अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करो, सबसे पहले अभी के अभी, और वीडियो को लाइक जरूर करो और इसको शेयर भी करो, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसका लिंक 24 घंटा के लिए लगा दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम पास हो जाओगे तथास्तु। तुम्हारा जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तथास्तु। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मजे में रहो। जय हिंद, जय भारत।